मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास है फार्माकोथेराप्यूटिक्स के बारे में। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है कि एक सब डिवीजन है फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट है, तो थोड़ा इसको बहुत सारे सब डिविजन्स है। तो एक डिवीजन फार्माकोथेराप्यूटिक्स भी है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स तो ऑल अबाउट ड्रग्स फार्माकोलॉजी है। तो अलग क्या है, इसमें थेराप्यूटिक्स वाले पार्ट पढ़ते हैं, मतलब डायग्नोसिस या कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो वाला जो पार्ट पढ़ते हैं उसको ही हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, तो अब इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सिम्टम्स क्या है, ये ऑल थिंग्स फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ड्रग्स का यूजेस प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी चीज के डायग्नोसिस के लिए, या मान लीजिए कोई भी नॉर्मल फंक्शंस को वो मैल फंक्शंस कर रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रोसीजर है उसको अगर रोकना है तो कॉन्ट्रासेप्शन लेंगे या कोई भी पिल्स टाइप का लेंगे। तो इस सभी का अल्ट्रेशन के लिए जो भी दवाइयों का यूज हो रहा है, दैट इज ये जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी का, उसको हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स कह रहे हैं। मतलब दवाई का स्टडी किस लिए, डायग्नोसिस या कोई भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, उसको हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स बोलते हैं। तो अब ये जो फील्ड है फार्माकोथेराप्यूटिक्स, तो इसके अंदर फार्माकोडायनेमिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, उसके अलावा हमारा जितने भी बायोकेमिकल एस्पेक्ट हैं या जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल फिजिक्स है डिजीज का, वो सारे इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पहले तो फार्माकोथेरेपी को मॉनिटर करने की जरूरत थी, तो इसीलिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स है। दूसरा, रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स को इंश्योर करने के लिए, व्हाट इज रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। मतलब करेक्ट यूज होना, दवाई का सही यूज होना चाहिए, अभी विस्तार में हम लोग थोड़ा देर में पढ़ेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो भी हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए या उसको कम करने के लिए, मतलब जो हम दवाइयां लेते हैं तो उसका कुछ रिएक्शंस हो जाता है सडन, कभी कभी हम देखते हैं स्किन में रैसेस हो जाते हैं या हमारा जीआईटी अपसेट हो जाता है, लाइक दैट। तो उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको एलिमिनेट करें हम, या जो टॉक्सिसिटी काउज हो रहा है ड्रग्स के कारण, ऐसा नहीं कि ड्रग्स एक थेराप्यूटिकली हमारी बॉडी में काम कर रहा है, मे बी अगर डोजेस ज्यादा हो गया या कॉन्ट्राइंडिक्शन हो गया तो हो सकता है वो टॉक्सिक भी बन जाए हमारे लिए, पॉइजन भी बन जाए हमारे लिए। ड्रग के कॉस्ट को कम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, या उसके क्वालिटी या इफेक्टिवनेस को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट है। और पेशेंट के कंप्लाइंस को इंश्योर करने के लिए जो भी एडवांसेस हो रहे हैं रिसर्चर्स का या साइंटिस्ट का, उसको और ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए और ज्यादा सभी में पहुंचाने के लिए, कौन सा दवाई देना है, इलनेस को कैसे प्रिवेंट करें, डायग्नोसिस या इलनेस को कैसे डायग्नोसिस करें, उनको जो भी सिम्टम्स दिख रहा है उसको कैसे हम रिलीव करें, कम करें, या इलनेस को कैसे ठीक करें, यही मेन ऑब्जेक्टिव और स्कोप है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। और इस ड्रग्स का क्या काम है, तो यही सब काम करने के लिए हम करेंगे। नेक्स्ट है रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स। तो ये आप हमेशा से सुनते हैं कि फार्मासिस्ट का मेन काम काउंसलिंग है, रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स को बढ़ावा देना है। एंड व्हाट इज रैशनल यूज ऑफ ड्रग, करेक्ट मेडिसिन फॉर करेक्ट इंडिविजुअल एट करेक्ट टाइम फॉर द करेक्ट डिजीज। मतलब सही दवाई होना चाहिए, सही आदमी होना चाहिए, सही टाइम पे उसको मिलना चाहिए, और सही डिजीज के बारे में होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमको दवाई तो हम सही ले लेते हैं, ठीक है, पेशेंट भी सही होता है, बट क्या है कि सही टाइम पे हम नहीं लेते। 1 into 2 किया है तो हमका उसका जो ड्यूरेशन है वो 12 आवर का नहीं रखे, हम 3 3 घंटे के अंदर पे खा लेते हैं। तो गलत है, इरेशनल यूज है, क्योंकि हमारे पास वो हम सोच नहीं पाते, तो इरेशनल यूज है, हम उसको सफिशिएंट ड्यूरेशन में नहीं खाते। अगर 2 into एक दिन में 2 खाना है, 1 into 2 किया हुआ है, तो उसका मतलब है कि उसका जो ड्यूरेशन है वो बराबर होना चाहिए, 12 12 घंटे में होना चाहिए। अगर 24 घंटे का दिन है तो 12 12 घंटे में उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, राइट फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 2 है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिए हम। एक मान लीजिए 2, एक दिन हम भूल गए तो दूसरे दिन हम 3 खा लिए, तो हमने उसके फ्रीक्वेंसीज को गलत कर दिया। एक दिन में 1 खाए, फिर हमको याद है अच्छा ये 2 खाना है, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को ठीक करने के लिए दूसरे दिन 3 खा लिया।
गलत है। राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर जो आईएम में देना है वो आईएम में ही दे, आईबी ना कर दें या एससी में ना कर दें। तो ये सभी होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए, राइट क्वेश्चंस होना चाहिए, सभी कुछ जो सही से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब ये रसनल यूज का यूज क्या है। तो सबसे पहले सबसे जो बेटर करता है रसनल यूज ऑफ ड्रग्स, वो क्या करता है, थेराप्यूटिकली तो बहुत काम करता है। अगर सही से आप ये रसनल यूज ऑफ ड्रग्स को प्रोवाइड करें तो सबसे अच्छा क्या होता है कि एडवर्स ड्रग इफेक्ट आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, थेराप्यूटिक आउटकम बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, थेराप्यूटिकली ज्यादा काम करेगा अगर आप रसनल यूज ऑफ ड्रग्स को चेक करें तो। ओके, उसके बाद हमारा ड्रग थेरेपी का कॉस्ट भी कम हो जाता है और पेशेंट एडहेरेंस को भी प्रमोट किया जाता है। ठीक है, पेशेंट को भी उचित रूप से मिलता है। तो ये हमारा रसनल यूज ऑफ ड्रग्स था। नाउ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब ये एक तरह का डिसीजन है या कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है जो एक इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर किया जाता है। तो अब इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी का जांच करने के लिए, कोई एक पेशेंट है उसका जांच करने के लिए एक डॉक्टर क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल्स पढ़ेगा। मान लीजिए किसी को बीमारी है, सर्टेन बीमारी है, कुछ अलग बीमारी है, कुछ सिम्टम्स दिख रहा है, या कोई नॉर्मल बीमारी भी है, कुछ सिम्टम्स दिख रहा है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स वो डॉक्टर सारे जर्नल्स में पढ़ेगा। पढ़ के सारे जर्नल से देखेगा कि उसका मैचेस किसके साथ हो रहा है, तो वो एविडेंस के साथ उसका इलाज करेगा। मतलब वैसा एविडेंस कभी ना कभी पाया गया है। तो ऐसा नहीं कि एक एविडेंस देख के इलाज कर दिया है, एक एविडेंस दिखाया कि हाँ ये यूएस में ऐसा कोई केस था, उसको देख के इलाज कर दिया, ऐसा नहीं। उसके जैसा हजारों केस वो देखेगा, हजारों बहुत ज्यादा हो गया तो 100 अप टू केस देखेगा कि हाँ उससे सिमिलर क्या क्या चीज है, कैसे ट्रीट किया जाए। उसके बाद वो चीज वो उस एक पेशेंट के साथ करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो अब ये 5 स्टेप में जनरली होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना पेशेंट से बात करना पड़ेगा, उसके इशू क्या है, हमेशा जो उसको आते हैं पर्टिनेंट इश्यूज क्या क्या है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद उसके पास कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस कीजिए, जैसे आपके दूसरे कुछ और सिम्टम्स तो नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, लाइक दैट। उसके बाद वो सारे कुछ उसके हिस्ट्री निकाल के आप एक बेस्ट एविडेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ये ढूंढेंगे काम, ऑब्वियस डाटाबेसेस लेना पड़ेगा, डिफरेंट रिसोर्सेज लेना पड़ेगा। उसके बाद आप उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वो सारे डाटाबेस में आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका पेशेंट के लिए सबसे सटीक एविडेंस कौन सा है, सबसे सटीक केस स्टडी कौन सा है, सारे का केस स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो एक एविडेंस अपने पेशेंट पे आपको लगाना पड़ेगा और उसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि इससे पहले वो वाला बीमारी 1000 आदमी को हुआ होगा पूरे दुनिया में, वहां से आप डाटाबेस कलेक्ट किए, उसमें से एक लगा कि नहीं ये टोटल टोटल उसी के सिमिलर है, तो वो डाटाबेस से आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए क्या है कि आपने हजारों केसेस पढ़ा तो आपकी नॉलेज बढ़ी होगी ऑब्वियस। उसके बाद हर कुछ एक साथ ही आप स्टार्ट नहीं किए, कोई एक चीज स्टार्ट किए तो कॉस्ट ऑफ पेशेंट केयर रिड्यूस हो जाता है, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाते हैं, लाइक दैट। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी क्या है कि बायसनेस, जरूरी नहीं कि जो केस लोड किया है डाटाबेसेस में है वो सटीक हो, वो सही हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है उसमें। तो उस गड़बड़ी को देख के हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे ट्रीटमेंट में कुछ बायसनेस आ सकता है। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। लेकिन हालांकि ये अभी नया है, इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट है एसेंशियल मेडिकल लिस्ट। ये लिस्ट हमारे देश में एनलेम के द्वारा बनाया जाता है। इसमें वैसी दवाइयां रखा जाता है कि जो पॉपुलेशन के प्रायोरिटी हेल्थ केयर के को पूर्ण कर सके, जो बहुत ज्यादा हमारा हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, हमारे सफरिंग को रिड्यूस कर सके और लिवलीहुड को बचा सके, वैसे ड्रग्स को एसेंशियल मेडिकल लिस्ट में रखा जाता है। तो अब ये जो रखा जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिसिन आ जाएगा हमारे एसेंशियल लिस्ट के अंतर्गत। अभी लगभग इतने सारे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन है, उसमें लगभग 50 के लगभग में एसेंशियल मेडिसिन है, और जरूरी नहीं कि ये हमेशा रहेगी, हमेशा में भी बदल भी सकते हैं।
तो अब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं लाइक दैट कि ये जो मेडिसिन है ये लाइसेंस होना चाहिए इंडिया में, या कोई एक मेडिसिन में यूजफुल होना चाहिए कहीं पे भी, इसके सेफ्टी और एफिकेसी पे कोई सवाल ना उठे। ऐसा नहीं कि वो सेफ्टी में फेल कर जाए, एफिकेसी में फेल कर जाए। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा दवाई हो। सस्ती दवाइयां भी होना चाहिए बट इफेक्टिव होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए। उसके बाद करंट ट्रीटमेंट गाइडेंस के अलाइनमेंट में काम कर रहा हूँ। करंट ट्रीटमेंट गाइडेंस इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद इसके पास स्टेबल कंडीशंस होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशंस जो भी दिया हुआ है उसमें वो स्टेबल रहे। तो ये सब उसके बाद अगर एक बीमारी का पास दवाई है तो वो दवाई में जो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है उसको ही एसेंशियल मेडिसिन में रखा जाता है। तो ये सब क्राइटेरिया है एसेंशियल मेडिसिन में आने के लिए। और मान लीजिए आ गया तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए एसेंशियल रह जाता है। अगर उसी बीमारी का कोई उससे ज्यादा इफेक्टिव दवाई आ गया, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और सेफ्टी और एफिकेसी में भी उससे बेटर है, तो उसका डिलीशन करके न्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ओके, या पहले से कोई दवाइयां है अगर उसके सेफ्टी प्रोफाइल्स में कुछ क्वेश्चन आ रहा है या अभी फिलहाल वो बंद हो चुका है तो वहां से वो चीज डिलीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो ये एक तरह का गाइडलाइंस है ट्रीटमेंट के लिए कि ये सभी को फॉलो करना पड़ता है। तो इसका मेन क्रिटिकल रोल्स कहाँ है कि क्वालिटी ऑफ केयर को जो केयर करे उसकी क्वालिटी में अच्छा लाने के लिए। दूसरा क्या है कि एविडेंस बेस्ड जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको और बढ़ावा देना। तो ये मेनली क्या करता है, प्लान करता है कि कितना कॉस्ट आएगा या कितना बेहतरीन टाइप से आप केयर कर सकते हैं। ना अब इसका एडवांटेजेस क्या है, ऑब्वियस। तो मेन इसका जो एडवांटेजेस है पेशेंट्स के लिए क्या है कि उनका कंफ्यूजन कम होता है। कोई भी बीमारी से रिलेटेड उनका कंफ्यूजन, अगर कोई ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पहले से दिया गया है उसको फॉलो करना है तो वहाँ पे आदमी का जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट उसको मिलता है। अब यहाँ पे जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हो रहे हैं वो बेहतरीन दवाइयाँ उनको मिलती हैं उससे। अगर गाइडलाइंस पहले से दिया गया है तो उस पर स्टडी पहले से किया गया है तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या ड्रग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा कम होते हैं। ये तो पेशेंट के लिए थोड़ा बेनिफिशियल। अब जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए क्या बेनिफिशियल्स होगा, तो सही डायग्नोसिस पे वो कंसंट्रेट कर सकता है। क्वालिटी ऑफ केयर जो भी है उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकता है। एक लॉ, एक नया कानून, एक नया नियम बना सकता है। मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए कोई भी सिंपल नियम बना सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्टाफ के लिए। तो उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल करना इजी हो जाता है। उसको पता है कि पहले से ड्रग्स का बहुत ज्यादा डिमांड है तो और ज्यादा वो दवाई बनाने लग जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ये इतना डिटेल्स में आपको खैर नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अब ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स है ये मेनली किस पे फोकस करता है कि जो साइन एंड सिम्टम्स है उसका सही से आइडेंटिफिकेशन हो, सही से डायग्नोसिस हो और सही से पेशेंट्स का काउंसलिंग हो। अब ये कुछ कंसिडरेशन है जिसपे कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस काम करता है। तो पहले तो प्रायोरिटी कंडीशंस क्या है उसको टारगेट करता है। दूसरा लोकल डिजीज फैक्टर्स क्या है उस पर काम करता है। अगर स्पेशल कोई प्रोग्राम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। जो भी ड्रग नेसेसरी का है वो कम से कम यूज हो उस पर डिपेंड करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट को वो ज्यादा चूज करता है कि जो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब उनको कम पैसा भी लगे और वो ज्यादा इफेक्टिव भी हो, उस पर काम करता है। एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो भी हमारा प्रायोरिटीज बना हुआ है लैब के द्वारा उस पर ज्यादा फोकस करता है कि वैसे दवाइयाँ ही अप्रोच में आए लाइक दैट। अब यहाँ पे है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो पहला है सिंप्लिसिटी। तो बहुत ज्यादा इसमें जो भी ड्रग्स है या डोजेज इन्फॉर्मेशन है काफी क्लियर है और कंसाइज फॉर्म में है, क्योंकि अगर ये सिंपल नहीं होगा तो उसको फॉलो करना आसान नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ये जो ट्रीटमेंट होता है यूजुअली जो भी गाइडलाइंस दिया गया है वो क्लिनिशियंस के द्वारा दिया गया है। तो इसीलिए क्या है कि रिवीजन हमेशा हमेशा उनके द्वारा एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी रिविजन्स बना है तो वो क्या है क्रेडिबिलिटी को एड ऑन करता है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स है, सभी लेवल्स पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स किए गए हैं।
तो सबसे ज्यादा ये कहाँ पेशेंट हमारा विजिट करता है, पीएससी में। तो जनरली पीएससी, सीएचसी, देन टर्शरी टाइप का जो हॉस्पिटल है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया। मतलब जो सबसे ज्यादा पेशेंट अगर प्राइमरी में जा रहे हैं तो प्राइमरी को फोकस करके ज्यादा बनाया गया है। उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाता है, प्री सर्विस ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि ये एक हैबिट्स के रूप में काम करे। रेगुलर अपडेट्स इसमें होना चाहिए ऑब्वियस, क्योंकि हो सकता है समय के साथ कुछ चेंजेस हो रहे होंगे गाइडलाइंस में। और ये पॉकेट मैनुअल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिससे कि उसको इजिली कैरी किया जा सके, यूज कर सके। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। मान लीजिए कभी कभी इनएक्यूरेट हो सकता है गाइडलाइंस, जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या है, अगर अपडेट्स में दिक्कत हो रहा है या अपडेट नहीं हुआ है, तो वही गाइडलाइंस प्रीवियस चल रहा है जो अभी मान्य नहीं होगा, तो वहां पे बाइसनेस आ सकता है। ये गाइडलाइंस क्या है कि एक तरह का स्पून फीडिंग के रूप में काम कर सकता है, कि जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए वो सही नहीं हो सकता, वो दूसरे पेशेंट के लिए सही हो, बट इस पेशेंट के लिए सही नहीं हो। लेकिन अब ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो वैसे ही अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होगा। तो उस वो गाइडलाइंस हो सकता है किसी एक सिंगल आदमी के लिए फेल हो सकता है। ठीक है। और ये गाइडलाइंस एक तरह का सिक्योरिटी देते हैं फॉर सेंस, जैसे भी हम बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है वो गलत हो जाए, तो अब यहाँ पे लिमिटेशंस मिल जाता है, फॉर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दे सकता है। तो इसके साथ ये चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, उसके साथ हम अब डिजीज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।